बाजपुर कोतवाली पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में मृतका के परिजनों की तहरीर पर पति और सास को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बीते माह बाजपुर के ग्राम बरहैनी में विवाहिता नीतू ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद नीतू के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर सास और पति पर दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोप लगाए थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय भेज दिया है। बरहैनी क्षेत्र का मामला है। इसमें एक मृतका नीतू पत्नी सोनू, इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी बीते दिनों। उसमें इसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद इसके परिजनों द्वारा इसमें मुकदमा लिखवाया गया। ये बात सामने आई है कि इसके ससुराल वाले, इसमें इसकी सास और इसका पति इसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे लंबे समय से, और इसी के क्रम में आज सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसमें इसकी सास रन्नू देवी और इसके पति सोनू की गिरफ्तारी कर ली गई है। माननीय न्यायालय के समक्ष इनका रिमांड लिया जाएगा। बिजली की दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और ऊर्जा विभाग में बड़े स्तर पर ट्रांसफर घोटाले के आरोपों को लेकर स्वराज सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बल्लेवाला चौक स्थित ऊर्जा भवन में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। स्वराज सेवा दल महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष कावेरी जोशी की अगुवाई में दल के कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा भवन के गेट पर थाली बजाते हुए विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया। कोई अंदर नहीं जाएगा। अब मेरे सारे कार्यकर्ता गेट बिल्कुल गेटों पे जमा हो जाए। बस सबसे पहले साहब आपको आंकड़ा मंगाइए। आज आप IDF मीटर का एक रेशियो है ना, कितने % सालाना बदलेंगे? आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, उसका सरकार के पास पैसे नहीं है, क्योंकि सरकार का पैसा आप लोग की जेब में 100 करोड़ रुपए के ऑडिट कैग की ऑडिट रिपोर्ट की वजह से हमारे पुलिस को 46 मैं पहला प्रश्न पहले जानना चाहता हूँ IDF के बारे में। मैं पहले अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ, जो आंदोलन आज मैं कर रहा हूँ, मेरे एक एक कार्यकर्ता को कल से करना है। आप बिल्कुल ध्यान से इनके बारे में जानकारी दीजिए, ताकि कल हर एक्सीडेंट से आप इनको जवाब। जी समस्याओं को लेकर आप जी, बिजली के लिए क्या मामला है? क्या मामला? बिजली बढ़ाते हैं ये लोग, बिना बात के कनेक्शन काट देते हैं। मतलब बहुत ही दिक्कत करने लगे हैं हम लोगों के लिए। इतनी बिजली बढ़ाते हैं, इतनी बिजली तो आती भी नहीं है। अत्याचारी होता जा रहा है हम लोगों के ऊपर। अब बोल रहे हैं तो सुन भी नहीं रहे हैं हमारी बात, बस अपनी मनमानी चलाते जा रहे हैं। जी, हम खुरबड़े से। उसके पूरे मेरे पास एविडेंस है। सूचना के अधिकार में मांगा, ये सूचना का जवाब नहीं दे पा रहे। एक त्रिभुवन सिंह है यहाँ, वो कहता है धमका रहा है, यहाँ निपजे न्याय करने के धमका रहा, कुर्सी में बैठ के। राजधानी देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों पेयजल संकट गहरा गया है। नौगांव मांडूवाला के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान संदेश कुमार के नेतृत्व में IMA ब्लड बैंक के पास पेयजल निगम का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के कार्यों में बहुत ही धीमी रफ्तार से कार्य किया जा रहा है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल निगम को समय पर काम पूरे करने चाहिए। देखिए, नौगांव मांडूवाला से कुछ ग्रामीण आज हमारे पास आए थे पेयजल समस्या को लेते हुए। अब जैसे कि गर्मी के टाइम में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और इस बारे में अभी क्या है, जल जीवन मिशन में हमारी नई योजना प्रस्तावित भी है, क्योंकि जो अभी जो वर्तमान में जो योजना है वहाँ पे वो लगभग 30-40 साल पुरानी योजना है। तो पाइप में जो है, क्योंकि जंग वंग भी लगती है, कई चीज़ें होती हैं, तो डिस्चार्ज उसका कम हो गया है। पाइप में कहीं पे लीकेज वीकेज भी कई चीज़ें हैं उसमें, तो मेंटेनेंस का हमारा काम उसमें चल रहा है। लेकिन अब क्योंकि योजना काफ़ी पुरानी है, डिस्चार्ज पूरा है नहीं, और जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वहाँ पे शैक्षणिक संस्थान भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं उस क्षेत्र में, तो बाहर के बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस वजह से जो है लोगों ने अपने घरों में PG या हॉस्टल की व्यवस्था टाइप की भी कर रखी है। लोग अपना आजीविका भी चलाते हैं उस चीज़ से, ग्रामीण जो भी हैं, और बच्चों को भी सुविधा होती है। तो उस वजह से लोग वहाँ पे रेंट पे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो इस सब को दृष्टिगत रखते हुए अभी हमने जल जीवन मिशन में नई योजना प्रस्तावित की है, नौगांव मांडूवाला पेयजल योजना के नाम से, जिसका कि निविदा प्रक्रिया गतिमान है। गतिमान से मेरा मतलब है कि उसमें 3 बार टेंडर हो गए, 2 बार टेंडर हो गए थे तो नहीं आया, तीसरी बार में भी एकल निविदा प्राप्त हुई है। तो निविदा प्रक्रिया उसमें गतिमान है। तो अब जो ठेकेदार फाइनलाइज हमारे हुए हैं, उनको हमने बोला अभी जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई है उसको जब वो जमाती धनराशि हम जमा कर देंगे, तो उनको फिर हम जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है और जो डेट ऑफ स्टार्ट होती है उसके बाद वो हम दे देंगे, तो काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू होगा तो अगले साल तक हमने 1 साल का उसमें समय दिया हुआ है, क्योंकि ट्यूबवेल आधारित है, नलकूप आधारित है, तो लगभग 1.5 साल का, 1 साल का सिविल कार्य और 6 महीने का हम E&M का कार्य रखते हैं उसमें। इसमें नलकूप का जो छिद्रों का कार्य है उसमें 6 महीने लग जाता है कम से कम। तो वो सब चीज़ें हैं, तो 1.5 साल का कुल समय है। तो
आने वाले समय में पेयजल की आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। वर्तमान में जब तक ये योजना बनती है तब तक के लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टैंकर वैंकर इत्यादि से प्रयास करेंगे कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा की व्यवस्था करने में पूरी तरह से फेल हो गई है। महाना ने कहा कि देश दुनिया से आ रहे श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण यात्रियों की मृत्यु भी हो रही है। उन्होंने सरकार से यात्रियों के लिए तत्काल सुविधाओं को बढ़ाने और गरीब तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क रैन बसेरे बनाने की मांग की है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ कोई शौचालय नहीं बना हुआ था। जो पुराने शौचालय हैं वही थे और शौचालय की नींव रखी जा रही थी उस दिन। मेरे ख्याल से 2 महीने या 1 महीना उनको बनने में लगेगा। जो मंदिर है मुख्य केदारनाथ जी, वहाँ पर जो 1-1.25 किलोमीटर की करीब लाइन लगती है दर्शन के लिए, जिसमें 6 से 7 घंटे एक अनुयायी को लगते हैं, उसमें कोई भी महिला शौचालय पूरे उसमें नहीं है। 1.5 किलोमीटर तक लाइन है और वो जो शौचालय होने चाहिए, वृद्ध महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब उस लाइन में लगे हुए हैं। ना तो बारिश से बचने के लिए कोई शेड का निर्माण हुआ है उस जगहों पे, ताकि जो लाइन पे लगे हों वो बचें बारिश से, ठंड से। और जो गरीब लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए रैन बसेरे होने चाहिए। ये मेरा मानना, चाहे किसी की सरकार हो, क्योंकि अमीर लोग तो 1000 रुपये 1500 रुपये में बेड खरीद ले रहे हैं, उनको छत भी मिल जा रही है। लेकिन जो गरीब परिवारों के लोग वहाँ भक्त जा रहे हैं, उनके लिए रैन बसों की कोई व्यवस्था नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कि इस बार के सीज़न में लाभ उठाने की नीयत से वापस गए तो अपनी दुकानें ना पाके वो हस्तप्रद हैं और बहुत परेशान हैं। मेरा ये आरोप है सरकार के ऊपर कि उसने मास्टर प्लान लागू तो किया, लेकिन जो वहाँ स्थापित थे, जिनकी दुकानें और मकान टूटे गए, ना तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना उनके लिए कोई व्यवस्था की गई। 2 साल कोरोना से पहले ही मार खाए हुए लोग हैं। इस वर्ष जब यात्रा हो रही तो यात्रा के टाइम पे उनकी दुकानें इत्यादि तोड़ दी गई हैं, उनका कोई व्यवस्था नहीं करी गई जो पहले कर देनी चाहिए थी। ये बहुत ही अफसोसजनक 2 चीज़ें। और दूसरा, बद्रीनाथ केदारनाथ में अगर लाइट नहीं थी तो बद्रीनाथ में कपाट खुलने से 2 दिन पहले तक पानी और बिजली नहीं था। वहाँ के जब होटलियर्स ने तालाबंदी की, उसके बाद वहाँ पानी की व्यवस्था की गई, जो अपने आप में बहुत ही दुख देने वाली बात। और समझ सकते हैं कि सरकार की तैयारी कैसी होंगी। मैं 28 तारीख से गढ़वाल दौरे में था, जिसमें श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी थी और माँ गंगा के अभिषेक के साथ उसका समापन होना था। और उसका मुख्य उद्देश्य था कि मैं चारधाम यात्रा जो चल रही है उसके लिए जो सरकार जो दावे कर रही है वो कितने सही हैं, उसका आकलन करना भी था। और ग्रास रूट वर्कर से मिलकर कांग्रेस की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां थी कि सारे अनुकूल वातावरण के बाद हम अपेक्षित रिजल्ट नहीं ले पाए, उसकी कारणों को जानने का मेरा जो प्रयास था, उसके लिए मैं गया था और आज इस यात्रा का समापन हुआ है। लालकुआं में पुलिस के द्वारा लगातार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को सफलता मिल रही है। लालकुआं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में चौकी प्रभारी कृपाल सिंह ने चेकिंग अभियान में स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि अभियुक्त के तार यूपी के बरेली से जुड़े होने की भी बातें सामने आ रही हैं, जिसकी जाँच की जा रही है। स्मैक के लिए लगातार पुलिस का अभियान जारी है। इसी कड़ी में कल देर रात्रि हमारे हल्दू चौकी इंचार्ज चेकिंग कर रहे थे महालक्ष्मी मंदिर के पास। तो लगभग रात 12 बजे के आसपास एक यूपी की तरफ से एक आती हुई रोडवेज को उन्होंने इशारा किया, चेक करने के लिए रोका। जैसी गाड़ी रुकी उसमें से एक आदमी दौड़ भागा, जिसके पीछे हमारी पुलिस टीम भागी। भागने के बाद उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद उसको जब कारण खोजा क्यों भाग रहा था, उसके द्वारा बताया गया कि उसके पास स्मैक है। तलाशी लेने पर उसके पास 10 ग्राम स्मैक मिली और अभियुक्त जो है हल्द्वानी भूलपुरा का रहने वाला है। उसके द्वारा बताया गया कि वो स्मैक बरेली का कस्बा है, बहेड़ी, वहाँ से खरीद कर लाता था तस्लीम नाम के आदमी से। उसको पकड़ के गिरफ्तार किया गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। हाँ, अब इसको मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इसका पुराना इतिहास खंगाला जा रहा है और इसके जो लिंक है, जिनके माध्यम से ये बरेली या बहेड़ी से यहाँ पे खरीद कर सप्लाई करता है, उन लिंकों का भी जाँच पड़ताल की जा रही है। लालकुआं के गांधीनगर वार्ड नंबर 2 में रहने वाले पूर्व सैनिक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किया गया। आसपास के लोगों ने मकान से दुर्गंध आने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर पूर्व सैनिक का नग्न अवस्था में शव जमीन पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 9 बजे के आसपास
सभासद की तरफ से, वार्ड नंबर 2 के सभासद की तरफ से एक सूचना मिली थी कि घर में से बदबू आ रही है। उस सूचना पे हम लोगों ने गए तो वहाँ पे जाकर देखा एक आदमी की सड़ी गली अवस्था में डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसमें से बदबू आ रही थी। वास्तव में मौके पर उसकी जांच पहचान की गई। पहचान करने के बाद उसके परिजनों को बुला गया और डेड बॉडी का पंचनामा बनने के बाद आज पोस्टमार्टम में कार्रवाई की जा रही है। कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन हमारे द्वारा फिर भी प्रारंभिक जाँच प्रारंभ कर दी गई। मृतक जानकारी में आया है कि मृतक पूर्व सैनिक है और अपने परिवार से अलहदा यहाँ पर अकेले रहता था। उस संबंध में भी जांच की जा रही है। नहीं, अभी परिजन की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली। तहरीर मिलने में जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया शव पोस्टमार्टम के लिए जा चुका है। यात्रा के दौरान नगर में जाम की स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस अभी से ही मशक्कत करने में जुट गई है। चार धाम यात्रा को देखते हुए श्रीनगर में पुलिस यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अभी तक श्रीकोट से लेकर श्रीनगर में राजमार्ग पर खड़े करीब 1 दर्जन से अधिक वाहनों पर कार्रवाई करते हुए थाने उनको ले आई है। पुलिस ने अपने अभियान के पहले दिन 58 चौपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और यहाँ लोग बाग में सड़कों के बिल्कुल रोड पे गाड़ लगा लेते हैं, तो उनके विरुद्ध हम लोग ये लगातार हमारा अभियान जारी है ताकि मतलब चारधाम यात्रा में कोई दिक्कत नहीं। नो पार्किंग वहाँ भी, और जहाँ भी रोड पे कोई भी गाड़ी गलत होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हम लोग क्रेन के माध्यम से गाड़ी को उठवा रहे हैं। ATM में जाने वाला था तो मैंने इनकी गाड़ी देख दी, ठीक है, मैं चाबी लेके खड़ा हूँ, इन्होंने जो है मेरे को धक्का मार के किनारे कर दिया, अब गाड़ी को टच करके थाने ले गए ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ, ये अलाउड है क्या? आपके पीछे देखिए ये गाड़ी खड़ी है जिसकी मैंने फोटो में ले ली, अलाउड है क्या? ना, कम से कम ये है कि नियम हमारे नियम है, नियम सबके लिए होना चाहिए। और जब मैं चाबी लेके खड़ा हूँ, ठीक है, गाड़ी के सीट के साथ में खड़ा हूँ, तभी मेरे को धक्का मारे। पिथौरागढ़ उद्यान विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी केसी पंत का स्थानांतरण किए जाने से नाराज कर्मचारियों ने उद्यान विभाग में जमकर प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया। कर्मचारियों ने स्थानांतरण रद्द नहीं किए जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी केसी पंत के सेवानिवृत्ति में सिर्फ 6 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में स्थानांतरण नियमों के विरुद्ध किया गया है। कोई निर्देश नहीं है। मुख्य उद्यान अधिकारी जी को केवल ये निर्देश दिए गए कि आप SP पुलिस को लिखो और इनको यहाँ से भगाओ, और नहीं तो आपको ही भगा देंगे। और बार बार वहाँ से जो है धमकी दी जा रही है, और धमकी इनने कई बार दी थी। मेरे पास इनका प्रमाण भी है धमकी का। आपका कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है। बीड़ में एक लड़की थी, वो लड़की पहले नाकोट में उसने किसी पर ब्लेम लगाया, वहाँ से फिर FIR करी उसने, तो हमने एक लड़की है करके बीड़ ब्लॉक में कर दिया था नज़दीक में। अब उसकी शादी अल्मोड़ा होने वाली है, उसको वहाँ के लिए ट्रांसफ़र चाहिए था, तो डायरेक्टर साहब की उसकी डील हुई कि कैलाश पंत के विरुद्ध कुछ लिखो तुम, तब मैं तुम्हारा करता। मेरे विरुद्ध उसने लिखा, उसने वो ADO जो लड़की थी उसका अल्मोड़ा ट्रांसफ़र कर दिया है 5 तारीख को। आपको कहाँ सम्मत किया हुआ है? मुझे रानीखेत निदेशालय में किया गया है, और जो हो नहीं सकता एक्ट के विरुद्ध है। उत्तराखंड सरकार का कोई भी एक्ट, कोई भी GO हमारे वर्तमान निदेशक उसका पालन नहीं करते हैं। नेपाल में हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए नेपाल सीमा 10 मई से लेकर 13 मई तक बंद रहेगी। निकाय चुनाव की वजह से नेपाल के जिलाधिकारियों ने पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को भेजे गए एक अनुरोध पत्र में 10 मई की शाम 7 बजे से 13 मई की शाम 7 बजे तक सीमा को सील करने का अनुरोध किया था। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि इस दौरान नेपाल से भारत में लोग आवागमन भी नहीं कर सकेंगे। माननीय विधायक जी की तरफ से ऑलरेडी इस पर एक अनुरोध पत्र भेजा गया था, और इस संबंध में हम लोगों ने संबंधित विभाग से स्टेटस लिया था, और इस पे काम स्टार्ट हो गया था। पैच वर्क और वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और कुछ जो सब्सटेंशियल वर्क किया जाना है उसके लिए भी उन्हें निर्देशित किया गया, और क्लोजली मॉनिटर करेंगे उसको। सर, दूसरा नेपाल में भी निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और चंपावत का उपचुनाव भी है, इसको लेकर सीमाओं को लेकर किस तरह की पाबंदी लगाई? इस संबंध में जो नेपाल के चुनाव को लेकर उनका अनुरोध पत्र हमें मिला है, और अनुरोध पत्र के बेसिस पे हम लोगों ने उसको 3 दिनों के लिए 10 से 13 तक के लिए उसे हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे हम बंद कर रहे हैं, और इस संबंध में एक बैठक भी नेपाल के प्रशासन के साथ की। पिथौरागढ़ जिले के राड़ीखूटी के ग्रामीण सरयू नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि खनन माफियाओं ने अपने फायदे के लिए नदी का प्रवाह ही रोक दिया है। इस दौरान नदी के बीचों बीच सड़क निर्माण भी किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
जी, जो राड़ी घोटी में दीपा जोशी नाम के पट्टा 2 साल पहले स्वीकृत हुआ था, उस पट्टे में आज काम चल रहा है। बिना अनुमति के प्रशासन से बिना दबाव के प्रशासन के ऊपर दबाव बना के रोडें बनाई जा रही हैं दोनों नदी के ऊपर। वो हमारा तीर्थ स्थान भी है और जो है कि वहाँ पर बहुत बड़ा रामेश्वर धाम भी कहा जाता है और वहाँ पर दोनों नदियों के ऊपर पत्थर डाल के रोडें बनाई जा रही और गांव वालों को डराया धमकाया जा रहा है और पिस्टल बंदूकें दिखाई जा रही, हवाई फायर करी जा रही। फिर भी पटवारी पुलिस कोई प्रशासन कोई शासन नहीं पहुँचा है अभी तक। हमारा ये कहना है कि जो विज्ञप्ति के अनुसार काम है वैसा ही काम चले और जैसे इनके पास परमिशन है और जो इनके पास लीगल है, अनलीगल बिल्कुल नहीं चाह रहे हम लोग, ये चाह रहे हैं, ये मांग है हमारी। पिथौरागढ़ के विधायक मयूख सिंह मेहर के नेतृत्व में जिला मुख्यालय परिसर में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। विधायक एंचोली से रई पुल तक राष्ट्रीय राजमार्ग में डामरीकरण और मरम्मत कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिथौरागढ़ की सभी सड़कें बदहाल हो गई हैं। सड़कों में जगह जगह पर गड्ढे बने हैं जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिलाधिकारी के द्वारा 15 मई से डामरीकरण करने के आश्वासन के बाद विधायक ने धरना खत्म किया। धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि जो एंचोली से रई पुल तक राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत जो सड़क आती है उसकी बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो चुकी है और उसमें लोगों का चलना दूभर हो चुका है। पिछले 3 या 4 सालों से उस मोटर मार्ग की घोर उपेक्षा की गई है। वो जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, सीवर लाइन टूटी हुई है, सारा गंदा पानी रोडों में बह रहा है, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और नालियाँ जो बनाई जा रही हैं वो भी रोड से ऊपर बनाई जा रही है जिसमें बरसात का पानी जा नहीं रहा है, वो सब रोडों में बह रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें इसे आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। और आप देखेंगे कि उस रोड पे स्कूली छात्राएँ जाते हैं, उस रोड पे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जाते हैं। जब उस बच्चे स्कूल को जाते हैं तो गाड़ियाँ आए तो जो कीचड़ उछल कर उनके ड्रेस पे पड़ता है, उनके कपड़ों और किताबों पे पड़ता है, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो हमारी बच्चियाँ स्कूटी में और महिलाएँ आना जाना करती हैं, जगह जगह गड्ढों के कारण अक्सर गिर जाती हैं, उन्हें चोट लगती है और हमें आशंका है कि इसमें कोई बड़ी भारी दुर्घटना भी हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने आज यहाँ पर धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। इस क्रम में हमने अपना जो ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को 3 दिन पूर्व सौंप दिया था, पर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नेशनल हाईवे का टेंडर लगे हुए भी कम से कम 6 या 7 महीने हो चुके हैं। न विभाग संज्ञान ले रहा है, न ठेकेदार संज्ञान ले रहा है, न जिलाधिकारी कार्यालय इसमें संज्ञान ले रहा है। तो हमको विवश होकर जनता की मांग पर, जनता के हितों को सरोकार रखते हुए यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ रहा है। और हम जिला प्रशासन को अवगत करा देना चाहते हैं कि जब तक इस पूरी रोड में जो 5 किलोमीटर की लंबाई पे है डामरीकरण नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर कर्मिक धरने और अनशन में बैठेंगे और अपनी बात को मंगवा कर ही यहाँ पर से हम उठेंगे। यह हमारा अंतिम निर्णय है।